तो आज की ज्योग्राफी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में ज्योग्राफी के बाबू ऐसे 70 सवाल को शामिल किया हूं जो आप लोग को 5 फरवरी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अगर जो भी बच्चे ये 70 सवाल को कर लेते हैं, एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में बाबू ज्योग्राफी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल को शामिल किया हूं ना, जो आप लोग को 100% बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर जो भी बच्चे ये 70 सवाल को कर लेते हैं, एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग करते हैं इस क्लास को शुरू। और आप लोग से एक ही अनुरोध है, जब भी मैं क्लास करवाता हूं आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठिए और सारे सवाल को खुद से कीजिए बाबू। खुद से करिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा कि मेरा जो तैयारी हुआ कितना बेहतर है। फाइनल बोर्ड एग्जाम में मैं क्या कर पाऊंगा, वहां यहां से सारा डर खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज के इस सवाल को करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो 5 फरवरी को फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए आप लोग को मिलेगा। यहाँ पे पहला नंबर सवाल दिया गया है, क्या करें यहाँ पे कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा, एक भी सवाल को छोड़िएगा नहीं। तो किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है, आप लोग को पता होगा। सारे सवाल को मेरे से पहले आप लोग सारे सवाल को करते चलिए और देखिए कि आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं। एग्जाम के लिए रेडी हो चुके हैं कि नहीं, जल्दी से बताइएगा। किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना कोयला जो पाया जाता है ये झारखंड में पाया जाता है। कहा? झारखंड वाऊ सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल को, ये सवाल भी एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। बताइएगा आप लोग, यहाँ पे सवाल करें कि भारत में पुनः जनगणना पहली बार कब हुई। और डेट वाले सवाल को एकदम अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, क्योंकि गलती आप लोग यही वाले सवाल में करते हैं। जल्दी से बताइएगा, भारत में पुनः जनगणना जो पहली बार हुई थी ना, वह कब हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी सारे बच्चों को याद भी हो गए। वह बाबू कब हुई थी? तो 1881 में। कब हुई थी? 1881 में भारत में पुनः जनगणना हुई थी पहली बार। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर सवाल को, 3 नंबर सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि हार्टिकल्चर संबंधित है। हार्टिकल्चर जो संबंधित है, ये किससे संबंधित है? सारा सवाल इंपॉर्टेंट है और आप लोग सारे सवाल को खुद से करते चलिए। बताइएगा, हार्टिकल्चर जो संबंधित है ना, ये फल एवं सब्जी से संबंधित है। किससे? फल एवं सब्जी से। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन है। बाबू यहाँ पे आप लोग को अभी आसान सा सवाल करवा रहा हूं, ठीक है। आप लोग को धीरे धीरे देखिए, हर सवाल का लेवल ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। लास्ट तक सिर्फ बने रहिए और सारा सवाल को कीजिए आप लोग। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी नदी है? सारे बच्चों को पता होगा, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। आसान सा सवाल है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल कर रहा है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों का मध्य व्यापार जो कहलाता है वह क्या कहलाता है? जल्दी से बताइएगा। सारे ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को खुद से कीजिए। गलती कीजिएगा बाबू, तभी यहाँ पे आप लोग को सुधारने का मौका मिलेगा। बताइएगा, दो देशों का मध्य व्यापार क्या कहलाता है? काफी सारे बच्चे सवाल में गलती करते हैं। यहाँ पे काफी सारे बच्चे जो है वह अंतरदेशीय व्यापार मार के आ जाते हैं, लेकिन बाबू गलती हो जाएगा। दो देशों का मध्य व्यापार जो कहलाता है ना, वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। या अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। ये सवाल भी एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। जल्दी से बताइएगा, आसान सा सवाल है। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। काफी सारे बच्चों को याद होगा, खट्टे रसदार फलों की कृषि जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? खट्टे रसदार फलों की कृषि पूछे या अंगूर की खेती पूछे, ठीक है, याद रखेगा अच्छे तरह से। खट्टे रसदार फलों की कृषि जो संबंधित है ना, ये भूमध्यसागरीय कृषि से संबंधित है। किससे? भूमध्यसागरीय कृषि से। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं और पूछे गए सवाल रिपीट भी किए जाते हैं एग्जाम में। तो अच्छे तरह से बाबू, ठीक है, अच्छे तरह से यहाँ पे आप लोग रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। जितना भी पढ़ाई की है अच्छे तरह से रिवीजन कर लीजिए। अंत तक पूरे सवाल को देखिए। आप लोग को लास्ट में हाई लेवल के भी सवाल करवाऊंगा, सिर्फ आप लोग बने रहिए और टाइम होगा तभी आप लोग इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को। यहाँ पे अगला प्रश्न करा है कि बिग इंच संबंधित है। बिग इंच जो संबंधित है यह किससे संबंधित है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। तो बिग इंच जो संबंधित है ना, वह संबंधित है पाइपलाइन से। किससे? पाइपलाइन से। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। ये सवाल भी आप लोग को याद होगा, क्योंकि ये सवाल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि कॉफी उत्पादक राज्य है। कॉफी उत्पादक राज्य जो है यहाँ पे, वह कौन राज्य है? किस राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादित होता है? तो याद रखिएगा, वह है कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी होता है।
ठीक है, और आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सवाल का आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे, और ये सवाल आप लोग को याद होना चाहिए क्योंकि ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए भी मिल सकता है। सवाल यहाँ पे कह रहा है ना, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन जो यहाँ पे है वह जलजन्य है, मतलब जल से होने वाला रोग यहाँ पे कौन है, ये सवाल कर रहा है। आप लोग एक बार क्वेश्चन में को देखिएगा, ये सवाल काफी बार पूछे भी गए हैं। दम ध्यान दीजिए बाबू, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो अच्छे तरीके से सारे सवाल को याद कर लीजिए। याद है, बहुत बढ़िया है आप लोग को दम। ठीक है, एग्जाम में जाइए, अच्छे मार्क्स लाइए, सारा ऑब्जेक्टिव को सही करके आइए। जिन बच्चों को तैयारी नहीं है ना, वो सारे सवाल को दम रट जाइए, मौका अब आप लोग के पास नहीं है। ठीक है, बचे हुए टाइम को दम रात दिन एक कर दीजिए, और अच्छे मार्क्स लाना है तो पढ़ना जरूरी है। सवाल यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है, तो जलजन्य यहाँ पे कौन है, वह है अतिसार। एग्जाम में पूछे गए हैं, क्या है, अतिसार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या करा 10 नंबर सवाल कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है। विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा झील जलमार्ग जो है वह कौन है, जल्दी से बताइएगा। सारा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, तो याद रखिएगा विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग जो है ना, वह ग्रेट लेक्स सेंट्रल लॉरेंस जलमार्ग है। कौन से, ग्रेट लेक्स सेंट्रल लॉरेंस जलमार्ग, ये विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा झील जलमार्ग है, तो दम याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आसान से सवाल है, काफी सारे बच्चों को याद भी होगा। नहीं याद है, रट जाइए सारे सवाल को, क्योंकि एग्जाम आप लोग के काफी नजदीक आ चुका है। नहीं पढ़िएगा बाबू तो एग्जाम कैसे दीजिएगा। ठीक है, तुक्का लगाने से कुछ नहीं होगा, काफी सारे गलती करके आ जाइएगा। ठीक है, तुक्का नहीं लगाइएगा, अभी भी वक्त है। सवाल करें कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में। एक बार क्वेश्चन बैंक को उठाकर देखिए आप लोग, बताइएगा जल्दी से, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो पदार्थ का उपयोग किया जाता है ना, वह पदार्थ होता है कोको। क्या होता है, कोको होता है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे सवाल करे कि बांस डिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। बांस डिप सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है वह कहाँ प्रसिद्ध है, किस राज्य में प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट सवाल है, और यही सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये सारे सवाल आसान है बाबू, ये सारे सवाल आसान है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग को हाई लेवल के भी सवाल करवाऊंगा, सिर्फ आप लोग देखते जाइए। जल्दी से बताइएगा, बांस डिप सिंचाई प्रणाली जो है वह कहाँ प्रसिद्ध है, याद रखेगा मेघालय में। कहाँ, मेघालय में प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग एग्जाम में ना सारे सवाल और ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा गलती हो जाएगा बाबू। आप लोग मैथ के पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, वहां पे आप लोग को काफी टाइम मिलेगा, जिसमें आप लोग सारे सवाल और ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़कर कीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि कोई कोई सवाल जो होते हैं ना वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग, जल्दी से बताइएगा अभी। बताइएगा कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह किस राज्य में अवस्थित है। पता होगा आप लोग को, किस राज्य में, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। अच्छे से दम याद कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को, यहाँ पे अगला प्रश्न करें कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण के जो प्रमुख स्रोत है यहाँ पे वह क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है ना, वह उद्योग से भी होता है, मोटर वाहन से भी होता है, और लाउड स्पीकर से भी होता है। ये तीनों से ध्वनि प्रदूषण होते हैं, तो याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ पे होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सवाल करें कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। भारत में सबसे कम जनसंख्या जो है वह किस राज्य की है, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। तो याद रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या जो है ना भारत में, वह है सिक्किम में। किस राज्य में है, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, वहां सबसे लोगों की संख्या कम है। और अधिक पूछेगा ना कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है भारत में वह किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है ना भारत में वह है बाबू उत्तर प्रदेश में। कहाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और कम कहाँ है, तो सिक्किम में। ये दो सवाल याद रखेगा, एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर आप लोग को क्लास करने में मजा आ रहा होगा ना, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा। मैं सारे बच्चे का राय जानना चाहता हूँ बाबू, कि मैं जो क्लास करवाता हूँ वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं, ठीक है, समझ में आता है कि नहीं, बस ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बताइए यहाँ पे सवाल क्या करें ना, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 2001 में जो जनगणना हुआ था ना, उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी ना वह कितनी थी, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। 2001 और 2011 ये दोनों जनगणना को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं।
तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी ना वह थी बाबू 102.8 करोड़। कितना? 102.8 करोड़ थी। दम याद रखिएगा हर एक सवाल को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? बताइएगा किस वर्ष विश्व की, पूरे वर्ल्ड की मानव जनसंख्या जो है ना वह 6 अरब हुई थी। ये सवाल यहाँ पे कर रहा है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दम याद रखेगा वह हुआ था कब? 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। डेट वाले सवाल को दम याद रखेगा। 1999 में बाबू पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की मानव जनसंख्या जो है ना वह 6 अरब हो गई थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है ना कि कौन सी नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि कौन सी नदी बेसिन जो है वह पूर्वी भारत में है। इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं सारे सवाल को यहाँ पे शामिल किया हूँ जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक देखिए और सारे सवाल को करके जाइए आप लोग। जिस सवाल में आप लोग को डाउट लगता है, जिस सवाल में दिक्कत है, उसको दम रट जाइएगा। बताइएगा जल्दी से कि कौन सी नदी जो है ना, कौन सी यहाँ पे नदी बेसिन जो है वह पूर्वी भारत में है? तो वह याद रखेगा महानदी बेसिन। कौन सी नदी बेसिन? महानदी बेसिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर सवाल को देखिएगा। यहाँ पे 19 नंबर सवाल क्या कराना है कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? किस प्रदूषण द्वारा सबसे ज्यादा बीमारियां होती है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक सबसे ज्यादा बीमारियां होती है? याद रखेगा वह है बाबू क्या? जल प्रदूषण। इसके द्वारा, जल प्रदूषण के द्वारा सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं। कैसे? दूषित जल से ज्यादा बीमारियां होती है बाबू। और जहां पे जो घर के पास, रोड के, सड़क के किनारे जो पानी जम जाता है ना उसमें कीटाणु बैक्टीरिया होने लगता है, ठीक है, उससे ज्यादा बीमारियां होती है, मच्छर उत्पन्न होने लगता है। तो जल प्रदूषण के कारण सर्वाधिक बीमारियां होती है, याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल आप लोग को याद होगा, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। जल्दी से बताइएगा। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि बाबा बुदन पहाड़ी है। बाबा बुदन पहाड़ी जो है ये कहाँ है? एग्जाम में पूछे जाते हैं। जल्दी से बताइएगा। बाबा बुदन पहाड़ी जो है ना ये लॉ यस के लिए सबसे ज्यादा बाबू प्रसिद्ध है। तो बाबा बुदन पहाड़ी जो है ना ये है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में, याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर सवाल को देखिएगा। यहाँ पे क्या करो, 21 नंबर सवाल करे मसाई क्या है? सवाल यहाँ पे क्या करा है? मसाई जो है ये क्या है? इसको भी याद रखिएगा। मसाई जो है ना वह एक प्रकार का जनजाति है। क्या है? एक प्रकार का जनजाति। तो यहाँ पे 21 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगला क्लास जो है वह किस सब्जेक्ट का है ये भी कमेंट में आप लोग ही बताइएगा, तभी मैं अगला क्लास करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप बताइएगा। सवाल यहाँ पे करे कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? हर एक लेवल का सवाल यहाँ पे शामिल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल जो है वह किस प्रकार का संसाधन है? याद रखेगा चक्रीय संसाधन। कैसा? चक्रीय संसाधन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। यहाँ पे सवाल बड़ा नहीं है बाबू, इसको पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आसान सा सवाल है। यहाँ पे सवाल करे कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? यहाँ पे सवाल जो करा ना कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार जो जनसंख्या घनत्व जो कम है ना वह किस राज्य का है? ये सवाल यहाँ पे करा है, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, बड़ा क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसको बाबू देखिए, पढ़ के देखिए एक बार कि वो सवाल मेरे लायक है कि नहीं, ठीक है, तभी पता चलेगा। नहीं पढ़िएगा, नहीं देखिएगा तो वो कैसे पता चलेगा? आप लोग देखते ही आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करना है, एग्जाम में भी नहीं, ठीक है। बताइएगा किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है ना वह सबसे कम है, न्यूनतम है, और सबसे ज्यादा बिहार में है, और कम जो है ना वह है अरुणाचल प्रदेश में। 2001 में जो जनगणना हुआ था ना उसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व जो है वह सबसे कम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा, ये भी सवाल काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग को पता होगा ये सवाल पॉलिटी में भी पूछे गए हैं और आप लोग के ज्योग्राफी के पेपर में भी पूछे गए हैं। तो याद रखेगा, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? भारत में हरित क्रांति का जो सूत्रपात हुआ था वह कब हुआ था? ये सवाल आप लोग को शायद मैं हिस्ट्री में भी कराया था, ठीक है, आप लोग को याद भी होगा। बताइएगा जल्दी से, सारे सवाल को करते चले बाबू, लास्ट में स्कोर भी पूछूंगा मैं कि कितने सवाल को सही किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति का जो सूत्रपात हुआ था ना वह 1967 से 1968 के बीच हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 25 नंबर सवाल कि झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? और इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखेगा, झील के चारों ओर बसा अधिवास जो है वह किस प्रतिरूप में आएगा?
याद रखेगा वृत्ताकार प्रतिरूप में। कैसी प्रतिरूप में? वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा बाबू। झील के चारों ओर बसा अधिवास, वहां के लोग, वहां के मकान। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर सवाल को देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आसान सा सवाल है, आप लोग को याद भी होगा। बताइएगा, कह रहा है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? यहाँ पे देश की बात कर रहा है बाबू। जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह कौन देश है? किस देश में सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है? तो याद रखिएगा चीन में। चीन में सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में मिस्टेक है बाबू। ठीक है, तो सिर्फ याद रखिएगा आप लोग कि चीन जो है ना वह चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता भी होगा। यहाँ पे सवाल करा है अगला ना कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में कौन सी फसल जो है वह नहीं बोई जाती है? पता होगा आप लोग को। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे बाबू, कम समय में कोशिश करता हूं मैं आप लोग को कंप्लीट कराने का, और आप लोग भी मेरे साथ सारे सवाल को खुद से करते चलिएगा। ठीक है, खुद से करते चलिएगा और जो भी गलतियां यहाँ पे कीजिएगा ना उसको सुधारने का भी कोशिश कीजिएगा। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? याद रखिएगा गन्ना को। गन्ना को शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न पे। यहाँ पे अगला प्रश्न करा है कि धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? वो अभी आप लोग को सारा आसान सा सवाल करवा रहा हूँ, आगे देखिए आप लोग को हार्ड वाले सवाल भी नजर आएंगे। बताइएगा धारावी मलिन बस्ती जो है वह किस नगर में स्थित है? याद रखेगा किस नगर में? मुंबई में। धारावी मलिन बस्ती जो है ना वह मुंबई में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 29 नंबर सवाल करे कि चैनल टनल जोड़ता है। चैनल टनल जो है ये किनको जोड़ता है? और इससे रिलेटेड सवाल आप लोग को काफी सारा यहाँ पे मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि आप लोग को यहाँ से 1 से 2 सवाल इससे रिलेटेड वाले देखने के लिए मिलेगा फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बताइएगा चैनल टनल जोड़ता है। चैनल टनल जो जोड़ता है वह किनको जोड़ता है? याद रखिएगा पेरिस को लंदन से। किसको? पेरिस को लंदन से जोड़ता है चैनल टनल। दम याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को, उसी लेवल का सवाल है, आप लोग अंत तक देख लीजिए। इस क्लास को काफी इंपॉर्टेंट सवाल को शामिल किया हूँ जो एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा यहाँ से। ठीक है, अंत तक देखिए, उसी लेवल का सवाल है। यहाँ पे क्या करा है? उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, ये किनको जोड़ता है? याद रखिएगा ये जोड़ता है बाबू उत्तर अमेरिका को यूरोप से। किसको? उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है अटलांटिक मार्ग। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार से यहाँ पे भी सवाल दिए गए, करा है कि रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल जो पैदा होती है वह किस ऋतु में होती है? गर्मी में होती है बाबू की ठंडा में, बरसात में, कब होती है? बताइएगा। तो रबी की फसल किससे बोला जाता है? रबी फसल जिस फसल में बाबू क्या 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 होता है? तो गेहूं होता है, सरसों होता है, मसूर होता है, चना होता है, वह रबी फसल में आता है ये सब। ठीक है, ये सारे फसलें जो हैं वह रबी फसल में आता है। तो रबी की फसल जो पैदा होती है वह किस ऋतु में होती है? तो शीत ऋतु में, जो अभी के टाइम है बाबू। शीत गिरता है ना अभी के टाइम, तो अभी के टाइम ही होता है ये सारे फसल। तो शीत ऋतु में ही रबी की फसल पैदा होती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए ये सवाल करा कि पनामा नहर जोड़ती है। सवाल यहाँ पे क्या करा है? पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर जो है वह किनको जोड़ती है? इसको भी याद रखिएगा, ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, इससे प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। दम याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को एक बात और बतला देता हूं, जितना भी सवाल इस क्लास में मैं शामिल किया हूं ना ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से ना आप लोग को सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। सारा गेसिंग किया गया सवाल है, अंत तक देखिए सिर्फ आप लोग। ठीक है, हर एक सवाल को देखिए, वो आप लोग देख सकते हैं कि किस लेवल का सवाल मैं करवा रहा हूँ। आप लोग एक बार क्वेश्चन में को पढ़िए और देखिए कि ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नहीं, तब आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, और रिवीजन करना बाबू बहुत जरूरी है। आप लोग को याद है बहुत बढ़िया है, लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है। सारे बच्चे 1 साल में तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे रिवीजन नहीं करते ना उनको एग्जाम में दिक्कत आ जाता है। याद रहता है लेकिन वहां गलती करके आ जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे सवाल करें कि संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है ना वह है मृदा लवणता। क्या है? मृदा लवणता, याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगले प्रश्न पे। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? बताइएगा कि भारत में पुरुष प्रवास का जो प्रमुख कारण जो है वह कौन सा है? ये भी याद रखिएगा, वह है काम और रोजगार। क्या है? काम और रोजगार, ये बाबू पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण बन गया है भारत में। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है ना कि इनमें से कौन
उत्तर भारत में रबी की फसल है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा गेहूं। उत्तर भारत में रबी की फसल जो है ना वह है गेहूं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पे देखिएगा अगले सवाल को, यहां पे क्या करा अगला सवाल करे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। यहां पे सवाल क्या करा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वह कब से कब तक हुआ था, यह सवाल यहां पे करा है। याद रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बाबू हर साल प्रथम पंचवर्षीय योजना जरूर पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था 1951 से 1956। ये याद कर लीजिएगा, आप लोग एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल 11वीं पंचवर्षीय योजना कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2007 से 2012। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है यहाँ पे सवाल ना कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि खनन जो है ये किस प्रकार का क्रियाकलाप है। याद रखिएगा खनन जो है ना ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग दम मेरे साथ सारे सवाल को दम करते चलिए, ठीक है। यहाँ पे अगला सवाल करा है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि किस राज्य का साक्षरता दर जो है ना वह सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है ना वह है केरल का। किस राज्य का? केरल का। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। आप लोग को पता भी होगा कि ये सवाल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। इंपॉर्टेंट है कि नहीं आप लोग बताइएगा। ये सवाल क्या करा है कि सर्वाधिक जो प्रदूषित नदी जो है वह कौन सी है। एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। तो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी जो है ना वह है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या करे। यहाँ पे सवाल कि डिगबोई कहाँ है। सवाल क्या करा है डिगबोई कहाँ है। ये तेल शोधक कारखाना है बाबू डिगबोई। बताइएगा ये कहाँ है। तो आप लोग को पीछे भी मैं बताया था कि तेल शोधक कारखाना जो है ना ये असम में है। कहाँ? असम में। डिगबोई कहाँ है? असम में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे 41 नंबर सवाल क्या कर रहा है, रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है वह कौन है। सबसे ज्यादा रबड़ जो है वह कहाँ होता है। याद रखिएगा मलेशिया में। कहाँ? मलेशिया में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो दम याद रखिएगा सारे सवाल को। आप लोग को एक बात और बताता हूँ बाबू, यहाँ पे आप लोग के लिए सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को पता नहीं है कि कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसीलिए आप लोग को हर सवाल पे फोकस करना है, हर सवाल को देखना है, ठीक है। तो बताइएगा यहाँ पे सवाल करे कि विश्व का सबसे बड़ा तीर्थक क्रियाकलाप कौन सा है। विश्व का पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा तीर्थक क्रियाकलाप जो है वह कौन सा है। तो याद रखिएगा, अच्छी तरह से रट जाइए, ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वह है पर्यटन। क्या है? पर्यटन जो है यह विश्व का सबसे बड़ा तीर्थक क्रियाकलाप है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा देखिएगा, अब आप लोग को थोड़ा सा हार्ड लेवल का सवाल करवाता हूं बाबू। तो आप लोग सारे सवाल पे अच्छे तरीके से फोकस बनाए रखिएगा और सारे सवाल को अपने से करने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा सवाल यहाँ पे करे कि ग्रामीण आदिवासियों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं। यहाँ पे सवाल क्या करे ना कि ग्रामीण जो गाँव के क्षेत्र जो है वह गाँव के जो वहाँ का निवासी है, जो लोग हैं वहाँ के, वह बाबू मुख्यतः किस संलग्न में रहते हैं। याद रखिएगा प्राथमिक क्रियाओं में। किसमें? प्राथमिक क्रियाओं में। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल यहाँ पे करे कि बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे कहते हैं। सवाल क्या करे यहाँ पे कि बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ये सवाल यहाँ पे कर रहा है, बताइएगा जल्दी से। तो बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है ना तो उसे बोला जाता है आयात। क्या बोला जाता है? आयात। याद कर लीजिएगा, सारे सवाल को रट जाइए आप लोग, जो सवाल याद नहीं है उसको। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघनन जनसंख्या वाला है। सवाल यहाँ पे क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघनन जनसंख्या वाला है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। तो संघनन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है ना वह है दक्षिण पूर्वी एशिया। कौन सा क्षेत्र? दक्षिण पूर्वी एशिया। ये सवाल भी पूछे जाते हैं, तो अच्छे तरह से देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल क्या करा है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान जो कहलाता है ये क्या कहलाता है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, संदेशों का आदान प्रदान जो कहलाता है ना ये संचार कहलाता है।
क्या कहलाता है? संचार। दम याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बाबू, ये सवाल भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं। काफी सारे बच्चों को याद भी होगा, काफी सारे बच्चों को याद नहीं होगा, तो दम याद रखिएगा। सवाल क्या करे कि डॉक्टर महबूब उल्लाह मूल निवासी थे। ये सवाल ना बाबू हिस्ट्री के भी पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। डॉक्टर महबूब उल्लाह जो है ये मूल निवासी थे कहाँ के? तो याद रखेगा ये थे बाबू कहाँ के? पाकिस्तान के। कहाँ के? पाकिस्तान के। और आप लोग को बाबू अगले क्लास में ना मैं आप लोग को पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट सवाल को करवाऊंगा, ठीक है, तो आप लोग कल के लिए रेडी रहिएगा। कल मैं आप लोग को पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट सवाल करवाने वाला हूं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 48 नंबर सवाल कर रहा है कि चावल धान की खेती संबंधित है। चावल और धान की खेती जो संबंधित है यहाँ पे किससे संबंधित है? ये सवाल यहाँ पे कह रहा है, तो बताइए जल्दी से। तो चावल धान की खेती जो संबंधित है ना, ये संबंधित है बाबू गहन निर्वहन कृषि से। किससे? गहन निर्वहन कृषि से। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि प्रतिकर्ष और अवकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अवकर्ष कारक जो है ये उत्तरदायी है बाबू किसके लिए? तो प्रवास के लिए। किसके लिए? प्रवास के लिए। ये भी सवाल को याद रखिएगा क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान देना पड़ेगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे 50 नंबर सवाल को। 50 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं और आप लोग को याद भी होगा। ये सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र जो है वह कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन दिया गया और बताइए जल्दी से। तो ये 50 नंबर सवाल आप लोग के लिए है, तो आप लोग से अनुरोध यही रहेगा कि इस 50 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन दीजिए। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं हर एक क्लास में आप लोग के लिए एक सवाल देता हूं जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना रहता है, तो आप लोग जल्दी से इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। मैं देखूंगा कि कितने बच्चे का सही आंसर आता है, क्योंकि ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ही पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए भी आप लोग को मिलेगा। तो इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बाबू ये खाली ज्योग्राफी के पेपर में नहीं, पॉलिटी के पेपर में और हिस्ट्री के पेपर में पूछे गए हैं। बताइएगा, यहाँ पे सवाल करें कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? सरदार सरोवर परियोजना जो है ये किस नदी पे है? याद रखिएगा, यह है नर्मदा नदी पे। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे? 52 नंबर सवाल दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है? दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक जो क्षेत्र है वह कौन सा क्षेत्र है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जल्दी से। तो दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र जो है ना वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बाबू दुर्ग लौह अयस्क सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और आप तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे और बताइएगा जल्दी से। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई है। अधिवास की जो लघुत्तम इकाई है वह क्या है? सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। तो अधिवास की लघुत्तम इकाई जो है ना वह है पल्ली। क्या है? पल्ली। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल उसी लेवल का है, ठीक है, क्योंकि पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। सवाल यहाँ पे कह रहा है ना कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। जहाँ पे बाबू जल के अधिकतम मतलब वहां पे क्षेत्र है चारों तरफ से, वहां किस तरह के जो बस्ती होती है ना वह पाई जाती है, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। तो बताइए जल्दी से। तो नहीं याद है? याद रखेगा, ठीक है, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। कौन सा सवाल एग्जाम में पूछ दिया जाएगा आप लोग को भी पता नहीं है, तो हर एक सवाल पे ध्यान देना जो बुक का है। तो जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो याद रखेगा गुच्छित। कैसी? गुच्छित। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग के बाबू लाइफ में कभी भी जीवन में लगे कि मैं किसके लिए पढ़ूं, तो बाबू एक बार आप लोग माता पिता के अपनी आंखों में झांक कर देखिएगा। वो आप लोग के रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं, वो आप लोग के कामयाबी के इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा बेटा कामयाब होगा। ठीक है, आप लोग देखिए अपने अगल बगल देखिए कि उनके माता पिता कैसे हैं और मेरे माता पिता मेरे लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं मेरे पढ़ाने के लिए, वो क्या से क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो देखिए आप लोग, तब आप लोग को पढ़ने में जुनून आएगा बाबू। ठीक है, कोई मोटिवेशन काम नहीं देगा, सिर्फ आप लोग का जो मोटिवेशन है ना वो घर में ही है। ठीक है, तो अपना मोटिवेशन अपने घर में झांक कर देखिए, तब पता चलेगा कि क्या करना चाहिए लाइफ में। ठीक है, माता पिता से बढ़ के कोई मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सवाल क्या करेंगे, कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है?
बाबू खेती के लिए जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है यहाँ पे वह कौन है? ऑप्शन को पढ़िए और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। बताइएगा कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? वह है मैदान। मैदान फील्ड रहेगा बाबू तभी तो खेती किया जाएगा, खेत रहेगा तब है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये मैं जो बातें बोलता हूँ ना बाबू, ये आप लोग के लिए बोलता हूँ, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो है ना वो पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसे ही मेरा एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। बाबू ऐसे नहीं होता है, पढ़ने से ही होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए आप लोग को बोलता हूँ कि मोटिवेशनल कोई काम नहीं देगा। अपना मोटिवेशन अपने आप में ढूंढिए, अपने घर में ढूंढिए, ठीक है, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे सवाल करें कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखेगा संदेशों का आदान प्रदान जो कहलाता है ना वह संचार कहलाता है। क्या? संचार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और मैं देखा था काफी सारे बच्चे का कमेंट आया था वो ज्योग्राफी के लेकर कि ज्योग्राफी के ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल को लाइए जो एग्जाम में देखने के लिए मिले, फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आया गया हूं बाबू। इस क्लास में ना हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, जो बुक का इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ना, वो सवाल को यहाँ पे शामिल किया हूँ। और आप लोग को पता है कि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा हार्ड लेवल के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप लोग पढ़ाई किए होंगे ना तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। नहीं किए तो यहाँ पे देखिए सारे सवाल को याद नहीं है, अच्छे तरीके से रट जाइए, यही मौका है, दम रट जाइए हर सवाल को। बताइएगा यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल आप लोग को दिया गया है, क्या करें यहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ही पूछे गए हैं, आप लोग को पता भी होगा। 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वह कितना था? तो याद रखेगा 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना था? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये 2011 में जनगणना हुआ था ना, उसके अनुसार बाबू पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व था। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा, सारे सवाल को करके जाइएगा, ठीक है। काफी सारे सवाल इस क्लास में शामिल है। बताइएगा यहाँ पे सवाल जो करा है ना, करा कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी याद रखिएगा। ब्राजील के कॉफी बागान को जो कहा जाता है ना वह फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। याद रखिएगा आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा आप लोग अगले सवाल को। यहाँ पे अगला सवाल करा है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है वह कौन सा देश है? यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाबू, ठीक है, पढ़िए ऑप्शन को और बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे जो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है ना वह है यमन। कौन सा देश है? यमन है। याद रखेगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है? यहाँ पे बताइएगा कि कौन सा गैस है ना बाबू उसको प्रदूषक नहीं माना जाता है, उससे प्रदूषण नहीं होता है। ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। तो बताइएगा जल्दी से, इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्योग्राफी के ही सवाल है बाबू। तो याद रखेगा आप लोग, तो निम्नलिखित में से किससे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है? याद रखेगा वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये प्रदूषण नहीं फैलाता है बाबू, ठीक है। ये कुछ चीजों के लिए काफी लाभदायक भी होता है, जैसे पेड़ पौधा के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल करें कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। सारे सवाल को याद रखिएगा क्योंकि सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और सारे सवाल गेसिंग किए गए हैं, तो अच्छे तरीके से सारे सवाल को कीजिए आप लोग। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है ना यह है बिहार में। कहाँ है? बिहार में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सवाल करा है ना कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है? सवाल यहाँ पे कह रहा है ना, जो कह रहा है कि बाबू कि किस राज्य में पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा हैं? शिक्षितों का जो प्रतिशत है ना वह सबसे ज्यादा है। याद रखेगा केरल में। कहा? केरल में। यही सारे सवाल पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो दम याद रखेगा। केरल में बाबू शिक्षितों का प्रतिशत जो है ना वह सबसे अधिक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर सवाल को देखिएगा। यहाँ पे 63 नंबर सवाल क्या करा है कि चावल धान की खेती संबंधित है। चावल और धान की खेती जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चावल और धान की जो खेती संबंधित है ना वह गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है। किससे? गहन निर्वहन कृषि से। याद रखेगा हर सवाल को, क्योंकि जितना भी सवाल करवाता हूं वह सारा इंपॉर्टेंट सवाल करवाता हूं, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल करवाता हूं, इसीलिए मेरा क्लास जो है वह लेट आता है बाबू, ठीक है। सारे क्लास को आप लोग एकदम अटेम्प्ट कीजिएगा। जितना भी महामैराथन क्लास करवाऊंगा सारे क्लास को देखिएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है, बताइएगा। चावल धान की खेती संबंधित है किससे? गहन निर्वहन कृषि से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखिएगा, इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बताइएगा जल्दी से आप लोग। यहाँ पे सवाल करें कि निम्नलिखित में से कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप जो है यहाँ पे वह कौन है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए तृतीयक क्षेत्र में कौन यहाँ पे आता है। आप लोग को पता भी होगा, ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग। प्रथम क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों से बाबू एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं 1 से 2, तो ध्यान में रखिएगा और पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। तो तृतीयक क्षेत्र जो है ना यहाँ पे वह कौन है? तो वह है बाबू व्यापार। व्यापार जो है वह तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं। तो याद रखेगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ बाबू, तो अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए। जो सवाल याद नहीं है उसको सिर्फ आप लोग रट जाइए, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल का आंसर बताइएगा आप लोग। यहाँ पे सवाल करें कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। सवाल यहाँ पे क्या करा है? जनसंख्या वृद्धि दर जो सबसे ज्यादा है वह कहाँ है? दम याद रखेगा, अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह सबसे ज्यादा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल को, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल यहाँ पे करें कि इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन जो है ना वह सबसे ज्यादा है, ये सवाल करा है। तो बताइएगा जल्दी से। तो प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन जब भी पूछे ना बाबू, तो सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में। कहा? तमिलनाडु में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा इस सवाल को देखिएगा, यहाँ पे सवाल क्या है कि संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि संचित क्षेत्रों में मृदा मिट्टी निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वह क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो मृदा निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है ना वह है मृदा लवणता। क्या है बाबू? मृदा लवणता। याद रखेगा, काफी बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। यहाँ पे सवाल क्या करा है, यहाँ पे कौन जो है बाबू वह एकल कृषि में नहीं आता है। तो एकल कृषि में कौन नहीं आता है? वह मिश्रित कृषि। मिश्रित का मतलब होता है वह मिश्रण, ठीक है, उसमें 2-3 कृषि और मिक्स है, ठीक है। तो कौन से यहाँ पे ऐसा कृषि जो है वह एकल कृषि में नहीं आता है, वह मिश्रित कृषि नहीं आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एग्जाम में बहुत ज्यादा हाई लेवल के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आसान सा सवाल, नॉर्मल सा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर अच्छे तरह से पढ़ाई कर लीजिएगा ना, दिक्कत नहीं होगा 1% भी नहीं, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे देखिएगा क्या करा है अगला सवाल कि डॉक्टर महबूब उल्लक मूल निवासी थे। डॉक्टर महबूब उल्लक जो थे ये कहाँ के निवासी थे? एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखेगा, पाकिस्तान के। कहाँ के? पाकिस्तान के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या करा है अगला सवाल, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें कि कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किससे लेते हैं? बताइएगा, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किससे लेते हैं? आप लोग को बताया भी था पिछले वाले क्लास में। तो कृषि के अंतर्गत जो हम लोग लेते हैं ना वह फसलों उत्पादन को, पशुपालन को और मत्स्य उत्पादन को, ये तीनों के बाबू कृषि के अंतर्गत रखा जाता है प्रथम क्षेत्र में। ये भी पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये क्लास करने में आप लोग को मजा आया कि नहीं आया। यहाँ पे ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट थे कि नहीं थे? आप लोग को बाबू कल के पेपर में ये सारे सवाल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग से अनुरोध है, इस क्लास को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सारा सवाल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और आप लोग जाइए बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए बाबू, अच्छे तरीके से सारे सवाल को करके आइएगा, ठीक है। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से नहीं जुड़े चैनल से जुड़े रहिए। और जितना भी सवाल मैं करवाता हूँ आप लोग को, हर एक सब्जेक्ट का क्लास यहाँ पे मैं दूंगा, जैसे जैसे आप लोग का एग्जाम रहेगा वैसे वैसे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में।